नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात करेंगे। उसके क्या क्या उद्देश्य थे उसके बारे में बात करेंगे। उसकी स्थापना क्यों और कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। और इसके संस्थापक कौन कौन थे उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, इससे पहले हम थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर थे, जो मुसलमानों के हितों की बातें करते थे, जो मुसलमानों के शुभेच्छु थे, हितैषी थे। उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ओके, तो ये मुसलमानों के हित की बात करते थे। इनका ऐसा मानना था कि संयुक्त भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और हिंदू बहुसंख्यक हैं। अतः हमारा यानी कि मुसलमानों का फ़ायदा इसी में है कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ रहें। अगर हम अकेले रहेंगे, अगर हम ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं रहेंगे तो हमको राजनीतिक रूप से लाभ नहीं होगा और हमेशा जो है हिंदुओं की सरकार ही बनेगी और उनकी ही हमको सुननी पड़ेगी। तो ये उनका विचार था। इसी विचार के तहत उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का फैसला लिया, उनके साथ मिलने का फैसला लिया। इसके साथ साथ ही सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को ये समझाते थे कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी हिंदू 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 प्रस्थ पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती। ओके, तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। हमने देखा कि बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। अब बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल में इस विभाजन के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। इसका बड़ा विरोध किया गया और उसमें जो है हिंदू और मुसलमान दोनों विरोध कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हिंदू तो बहुसंख्यक है, इनको तो हम अपने पक्ष में मिला नहीं सकते, क्यों ना हम मुसलमानों को अपने पक्ष में मिलाएं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्ड खेले। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने मुसलमान नेताओं को समझाने का प्रयास किया कि जो ब्रिटिश सरकार है वह मुसलमान परस्त है, वह मुसलमानों का बहुत अधिक ध्यान रखेगी। मुसलमानों को जितना लाभ मुग़ल काल में भी नहीं हुआ, हम उससे अधिक लाभ आपको देंगे। इसलिए आप जो बंगाल विभाजन है उसका विरोध ना करें। उसके अलावा एक पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था ब्रूमफील्ड। तो उनका ये स्टेटमेंट है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, लेकिन ब्रिटिश सरकार को मुसलमान पत्नी अधिक प्रिय है। ओके, उसके साथ साथ ही जो मुसलमान है, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं ये बात घर कर रही थी कि जो ब्रिटिश सरकार कह रही है वह थोड़ा बहुत सही कह रही है। उसके अलावा जो हमारे नेता सर सैयद अहमद खान कहते थे वह भी सही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और इसको सिद्ध करने में थोड़ा बहुत परिस्थितियों का भी योगदान है। वो कैसे कि जब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ होता है, तो स्वदेशी आंदोलन का आरंभ होता है गंगा में डुबकी लगाकर। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ होता है। उसके बाद माँ भवानी की पूजा की जाती है।
भारत माता के नारे लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ ही जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वे आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं, जिससे मुसलमानों के मन में ये डर बैठ जाता है कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये हिंदुओं की पार्टी है, और उनके मन में ये डर भी बैठ जाता है कि हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, हम यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदुओं से मुकाबला नहीं कर सकते, हम कांग्रेस के सहारे बहुसंख्यक हिंदुओं से मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसी पृष्ठभूमि में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। एक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जो ढाका के नवाब थे, और उनका नाम था सलीमुल्लाह खां। ढाका के नवाब का नाम था सलीमुल्लाह खां। तो उन्होंने सर्वप्रथम ये विचार रखा कि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। इसी प्रकार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एक पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले उन्होंने विचार रखा था सलीमुल्लाह खां ने, ढाका के नवाब, इनका नाम लिख लेता हूँ मैं, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। तो ये ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। तो इन्होंने सबसे पहले ये विचार रखा था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक जो है मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है 1898 में। 1898 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुसलमानों के सबसे बड़े नेता उभर कर आते हैं, मोहसिन उल मुल्क। और जो ये मोहसिन उल मुल्क थे, ये अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। ओके, जो मोहसिन उल मुल्क थे वे अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे, और उस समय अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे WJ आर्कबोल्ड। तो जो मोहसिन उल मुल्क है, उन्होंने आर्कबोल्ड को कहा कि वे, जो लॉर्ड मिंटो है, उस समय 1906 में जो है वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो के सचिव से जाकर ये कहे कि एक प्रतिनिधि मंडल आएगा वायसराय से मिलने, तो वे उनसे मिले। तो ये सूचना लॉर्ड मिंटो के सचिव ने उनको दी, और लॉर्ड मिंटो ने जो प्रतिनिधि मंडल है, जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है, उससे मिलने में सहमति दे दी कि हाँ मैं मिलूँगा उस प्रतिनिधि मंडल से। ओके, अब एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने पहुंचता है शिमला। इसमें 35 सदस्य थे। ओके, तो ये शिष्टमंडल या फिर इसको प्रतिनिधि मंडल कहते हैं, कहें, ये लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला पहुंचता है। इसका नेतृत्व कर रहे थे आगा खां, और ये घटना है 1 अक्टूबर 1906 की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे आगा खां, इसमें थे हाकिम अजमल खां, इसमें अन्य व्यक्ति थे बख्तियार खां, मोहसिन उल मुल्क आदि व्यक्ति जो है मिलने पहुंचते हैं शिमला में लॉर्ड मिंटो से। और उन्होंने, इस शिष्टमंडल ने, इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड मिंटो के सामने मांगे रखी कि हम सरकार की प्रशंसा करते हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को प्रशासन में जो है हिस्सेदारी देनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने अगली मांग रखी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान होना चाहिए। और उन्होंने एक मांग और रखी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें मुसलमान सदस्य होने चाहिए। और उन्होंने अगली मांग रखी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो ने इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। ओके, तो ये थी मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड तैयार किया कि कैसे तैयार हो रहा है मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड। उसके बाद क्या होता है कि इतनी बातें हो जाने के बाद जो हमने बात की कि एक ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह खां, तो उन्होंने ये बात रखी कि मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी होनी चाहिए। ओके, तो
दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को एक जो है एक मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, एक संस्था है जिनका नाम है मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसका इसका वार्षिक सम्मेलन होता है ढाका में। और जो ये मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है ये सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा ही बनाई गई थी 1886 में। इसमें एक प्रावधान ये था कि इस सम्मेलन में, इस संस्था में सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं की जाएगी। लेकिन जब इसका सम्मेलन हुआ ढाका में 1906 में, जब इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ तो सबसे पहले यही प्रावधान निरस्त किया गया कि इसमें पॉलिटिकल बातें डिस्कस नहीं की जाएगी। इसमें अब पॉलिटिकल बातें डिस्कस की जाने लगी और इसमें यह प्रस्ताव रखा गया ढाका के नवाब के द्वारा कि मुसलमानों के लिए एक पृथक पार्टी होनी चाहिए। ओके, इतनी बातें हो गई। फिर थोड़ी देर बाद ही यहीं पर एक सभा बुलाई गई पार्टी का निर्माण करने के लिए कि क्या क्या पार्टी में क्या क्या होना चाहिए, क्या नाम रखेंगे, कैसी कैसी व्यवस्था होगी, क्या क्या सदस्य होंगे, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए एक और तुरंत बाद एक सभा बुलाई गई और इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए बकार उल मुल्क। ओके, इस सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया? बकार उल मुल्क को बनाया गया। और इसमें जो है मुसलमानों के लिए जो समर्पित पार्टी है उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इस प्रकार 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। इस पार्टी के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क को। समझ गए आप कि इस पार्टी के संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क को। ओके, जब ये ढाका में सम्मेलन आयोजित हो रहा था तो उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो बाद में चलकर मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता बनेंगे, उन्होंने इस सम्मेलन का विरोध किया था। लेकिन बाद में 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। ओके, तो अब इतनी बातें हमने जान ली। अब देख लेते हैं कि मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को पृथक मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये हमने जाना कि शिमला शिष्टमंडल गया था। उसके पहले भी जो है लॉर्ड कर्जन ने और ब्रूमफील्ड ने अलग अलग बातें कहकर मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और उनको एक अलग पार्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों के समर्थक, जो हमने बात की, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उन्होंने मोमडन एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। ओके, मुस्लिम लीग। और जब ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने पार्टी का नाम सजेस्ट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी। जो सलीमुल्लाह खां है, इन्होंने पार्टी का नाम सजेस्ट किया था कि एक मुसलमानों के लिए पार्टी होगी जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी इन्होंने सजेस्ट किया था। लेकिन इसका बाद में नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि जो ये सभा हुई मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की सभा हुई, उसके तुरंत बाद उसी जगह पर एक और सभा हुई और उसके अध्यक्ष थे नवाब बकार उल मुल्क और यहाँ पर पार्टी का गठन हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ओके, अब जो मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क है, ये बाकर नहीं है, बकार है, इनको संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त कर दिया गया। ओके, और जो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वह लखनऊ को बनाया गया और इसमें जो परमानेंट अध्यक्ष है वे आगा खां को बनाया गया। ओके, ये बात याद रहेगी कि इसका जो हेड ऑफिस है वह लखनऊ को बनाया गया और इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनाए गए आगा खां। ठीक है, अब मुस्लिम लीग के संस्थापक बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन है संस्थापक, तो इसका संस्थापक हैं सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क। ये वरीयता क्रम के अनुसार है कि पूछे कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, तो ये वरीयता के अनुसार है कि अगर ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन हैं तो ये सलीमुल्लाह खां होंगे, अगर ऑप्शन में जो है दो ही ऑप्शन है तो ये आगा खां होंगे,
ऐसे इस प्रकार से वरीयता क्रम के अनुसार मुस्लिम लीग के संस्थापकों का हम नाम याद रखेंगे। सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब थे, आगा खां जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, और मोहसिन उल मुल्क जो अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। ओके, जो मुस्लिम लीग है उसका उद्देश्य क्या रखा गया? मुस्लिम लीग का 3 उद्देश्य रखा गया। पहला उद्देश्य था कि जो भारतीय मुसलमान है उनके अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी जगाई जाए, पैदा की जाए, तथा जो सरकार के कार्य हैं उनके प्रति मुसलमानों में जो भ्रामक धारणाएं हैं उसको दूर किया जाए कि जो सरकार कार्य कर रही है उसके प्रति मुसलमानों में कोई क्या बहका देता है, कोई क्या बहका देता था। तो इस जो है फेक न्यूज़ के प्रति उनके प्रति जो है उनको दूर किया जाए कि उनके दिमाग में, दिल और दिमाग में, मुसलमानों के दिल और दिमाग में ये बात डाली जाए कि जो ब्रिटिश सरकार है वे हमारे हिमायती हैं, वे हमारे पक्ष में हैं। उनको ब्रिटिश सरकार के पक्ष में बनाने के लिए जो है पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि जो भारतीय मुसलमान है उनके राजनीतिक तथा जो अन्य अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए, तथा उनकी जो आवश्यकताएं और भावनाएं हैं उनको सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाए कि जो मुसलमानों की राजनीतिक तथा अन्य अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए, और जो मुसलमानों की जो आवश्यकताएं हैं और जो भावनाएं हैं उनको सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाए। और तीसरा इसका उद्देश्य था कि जो मुसलमान है, मुसलमानों का अन्य समुदायों से कोई टकराव ना हो और अन्य समुदायों का मुसलमानों से कोई टकराव ना हो, ये ध्यान रखा जाए। तो ये 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि जो भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाना। दूसरा उद्देश्य था कि भारतीयों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा उद्देश्य था कि जो है जो मापना भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक और अन्य अधिकार, भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा उद्देश्य था कि जो मुसलमान है, मुसलमानों का अन्य समुदायों से कोई टकराव ना हो और अन्य समुदायों का मुसलमानों से कोई टकराव ना हो। ये 3 उद्देश्य थे। अब इसके भिन्न भिन्न अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसका पहला अधिवेशन हुआ 1906 में ढाका में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी आगा खां ने। इसका 12वां अधिवेशन 1919 में हुआ अमृतसर में और इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। इसमें बकरीद के अवसर पर गौ हत्या निषिद्ध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका 21वां अधिवेशन हुआ 1930 में इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल और इसमें पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया गया। ओके, मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने प्रसिद्ध लाइनें लिखी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो 1930 में आकर उनका भी ये विचार बन गया था कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक राज्य होना चाहिए जहां पर बहुसंख्यक मुसलमान हो। हालांकि उनका विचार पृथक देश का नहीं था, उनका विचार था कि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हो, भारत के अंदर ही, हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमानों के लिए पृथक राज्य होना चाहिए, ना कि अलग से देश की बात कर रहे थे वे। 27वां अधिवेशन होता है 1940 में लाहौर में और इसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना थे अध्यक्ष और इन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत का थ्योरी दी। 2 राष्ट्र सिद्धांत थ्योरी क्या थी? 2 राष्ट्र सिद्धांत थ्योरी ये थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं और ये दोनों कभी भी मिलकर साथ नहीं रह सकते। ये जिन्ना की थ्योरी थी। 31वां अधिवेशन हुआ 1946 में कराची में और इसके अध्यक्ष भी मोहम्मद अली जिन्ना थे और इन्होंने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। इन्होंने कहा अंग्रेजों से, या तो आप हमको बांट दो या फिर हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। ओके दोस्तों, तो आज हमने मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जाना, इसके उद्देश्य जाने, इसके संस्थापकों के बारे में जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।